भरत तिवारी इनकाउंटर ये विषय अब सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश और वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। सबके अपने अपने थ्योरी हैं, पुलिस की अपनी एक अलग कहानी है। आरा जिस गांव के वो रहने वाले थे, वहाँ के लोगों का, वहाँ के परिजनों का एक अलग ही थ्योरी है। लेकिन इन सब के बीच जो मीडिया में खबरें चल रही हैं और साथ साथ जो बयानबाजियों का दौर है, वो भी अलग देखा जा रहा है। इन सब के बीच सम्राट सरकार के लोग, कहने का मतलब है कि बीजेपी के नेता अपने ही नेता पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे, कई ऐसी बातें सुनी जहां पे सम्राट सरकार पे खुद बीजेपी के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कहानी क्यों हो गई और अचानक इस तरीके की जो एक नई गाथा लिखी जा रही है वो सम्राट के खिलाफ जा रही है? क्या क्या अपने ही नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ एक अलग गुट बना रहे हैं? ये तमाम विषय अब चर्चा का विषय इसलिए भी बने हैं क्योंकि लगातार जब वहाँ नेता पहुँच रहे हैं, जब उनके गांव लोग जा रहे हैं, तो बाइट जो निकल कर सामने आ रही है वो किसी इसी दिशा को तय कर रही है कि सम्राट सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ की पुलिसिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये क्या कुछ अलग गुटबाजी हो रही है? क्या कुछ नया दिशा निर्देश मिल चुका है कुछ नेताओं को कि कुछ घेरना है, कुछ नई प्लानिंग करनी है? इन तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामबंधु वत्स सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्या पार्टी में कुछ कुछ गुटबाजी देखी जा रही है, या हम लोग यूँ कह लें कि जो एक टीस है, क्योंकि एक नया चेहरा आया, एक नया नाम आ गया मुख्यमंत्री के तौर पे, तो बीजेपी में अंतर कलह कुछ है जो इस मुद्दे के तहत, इस मामले के तहत उठाने की कोशिश है, और कुछ घेराबाजी चल रही है क्या? देखिए, ये तो बीजेपी के अंदर की खेमेबाजी है, उसी का ये प्रतीक है। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार है, तो अगर अपनी ही पार्टी की सरकार में कोई कमियां हों, कोई गलत निर्णय हो, तो पार्टी के अपने ही लोग, अपने ही नेता उनकी घेराबंदी करते हैं। ये प्रायः कहने में तो और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका यथार्थ उतना लोकतांत्रिक होता नहीं है। ये पहला ऐसा मौका होगा, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीतिक इतिहास में पहला मौका होगा जब जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेता ही अपने सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर के जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। भरत तिवारी का जो इनकाउंटर है, ये इनकाउंटर तो निश्चित तौर पे ये फर्जी इनकाउंटर इसे कहा भी जा रहा है और है भी, इसकी तो न्यायिक जांच भी होने वाली है। लेकिन इस इनकाउंटर को लेकर के जो बवाल हुआ, जो इसकी शुरुआत हुई आम लोगों के बवाल से, वो आम लोगों का जो बवाल था वो न तो राजनीतिक था, न ही उसमें कोई जातीय रंग था। चूँकि आज से 3 महीना पहले मोतिहारी में प्रियांशु दुबे और कुंदन ठाकुर नाम के 2 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ था। ये दोनों भी सामान्य जाति से आते हैं, एक ब्राह्मण है, एक भूमिहार हैं, और दोनों अपराधी थे। जब उनका इनकाउंटर हुआ, वहाँ के लोग तो आक्रोशित नहीं थे, कोई आक्रोशित नहीं हुआ, न मोतिहारी के लोग न बिहार की जनता। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, तो वो तो बाढ़ पीड़ितों के जो कई जातियों के लोग थे, जमनिया में जो बाढ़ पीड़ित थे, हाँ, उसमें दलित भी थे, अति पिछड़े भी थे, इनके खिलाफ वो आवाज़ उठाया करते थे। वो उनका तरीका गलत था, वो एक अलग विषय है, लेकिन आवाज़ वो बाढ़ पीड़ितों के लिए उठाया करते थे और उनका इनकाउंटर किया गया। तो इसलिए आम लोगों में एक आक्रोश था, लेकिन उनका आक्रोश जो था वो जातिगत रंग वाला आक्रोश नहीं था। लेकिन इसी में सबसे पहले, मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले और सबसे मुखर होकर के आक्रामक तरीके से अगर इस विरोध में किसी की एंट्री हुई तो बीजेपी नेताओं की हुई। वो विपक्षी पार्टियों से भी पहले। तेजस्वी यादव तो अभी तक मौन है, या कुछ उनका बयान होगा भी तो उन्होंने कुछ वैसा बयान नहीं दिया, और न ही वो घटनास्थल पे अभी तक गए हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा जी हुए, ऋतुराज सिन्हा हुए, अश्विनी चौबे हुए, मिथिलेश तिवारी हुए, या यूं कहें कि सामान्य जाति का वो कौन सा नेता है जो नहीं बोला? सब के सब लगभग बोले ही होंगे, और सब लोग वहाँ पे गए भी, सब लोगों ने गहरा आक्रोश प्रकट किया। ऐसे उन्होंने इस घटना की खिंचाई की मानो किसी विरोधी पार्टी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री की खिंचाई कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे आम लोग भी आक्रोशित हैं, कई बुद्धिजीवी संगठन के लोग भी आक्रोशित हैं, खासकर प्रशांत किशोर सहित कई विपक्षी पार्टी के लोग भी आक्रोशित हैं। उनका आक्रोश समझ में आता है, लेकिन अपनी पार्टी के ही नेता, अपने पार्टी के मंत्री जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ वो हमेशा बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस जो पुलिस वालों के फर्जी इनकाउंटर के जरिए कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार या अपने मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर रहे हैं। जो सम्राट चौधरी पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद
कई प्रदेश बीजेपी में कई नेताओं में एक टिस देखी गई। लंबे समय से कोई आरएसएस के पृष्ठभूमि के हैं, लंबे समय से कि इन्होंने कई ऐसे नेता हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी में ही हैं, लेकिन उन सबों के बीच एक आक्रोश था कि सम्राट चौधरी जो बाहर से आए और उनके वो आए और आते ही उनको जिम्मेवारी वाला पद पार्टी में भी मिला 8-9 साल में। जी, और जब पहली बार सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या वो टिस ही इस इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर के जरिए उभर के सामने आ रही है? ये जो पुलिस के खिलाफ बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं, ये उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बयान है या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घेराव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई बिहार के बाहर के लोगों की भी एंट्री हो चुकी है, जैसे अनिरुद्धाचार्य का, देवकीनंदन ठाकुर का, कुमार विश्वास का, उसके सहित कई ऐसे सोशल मीडिया का व्यक्तित्व हैं जो काफ़ी वायरल होते हैं। वो सारे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इन लोगों को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ये लोग किसके कहने पे आ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबके सब जो सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री की घेराबंदी कर रहे हैं। इस बीच बहुत ही संयम से सम्राट चौधरी चल रहे हैं और उन्होंने कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। पुलिस अधिकारियों पे हत्या का केस भी दर्ज हुआ है और न्यायिक जांच का निर्देश भी मिला है और जांच कमेटी भी बन चुकी है। हालांकि जो ये हुआ, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों के साथ चाहे जो भी खड़ा रहे, वो डरने वाले नहीं हैं। जो अपराधी हैं या तो नेपाल भाग जाएं या अपराध छोड़ दें। तो वो अपनी बात पे अडिग हैं। उनका जो 24 घंटे में जो इलाज है या हाफ ऑपरेशन है, ऑपरेशन लंगड़ा आदि जो उनका अपना है अपराधियों के खिलाफ, उस पर वो अडिग हैं और कायम है। लेकिन उनकी जो घेराबंदी हो रही है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के अपनी जो एक तरीके से गुटबाजी है, उसमें उबाल है। और ये पहला मौका है जब बीजेपी के अंदर अपनी डफली, अपनी राग वाली हालत हो गई है। आपको याद ही होगा या आप इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदला। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री के बदलाव के बाद कहीं भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना गुटबाजी नहीं है जितना बिहार में दिखने को मिल रहा है। नहीं दिखा है। और कहीं भी अपने पार्टी के खिलाफ किसी भी राज्य में भाजपा इकाई के नेता अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ आज तक मुखर होकर नहीं बोल पाए हैं। तो ये अपने सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पे वार है। और दूसरी बात ये है कि सामान्य जाति के जो नेता हैं बीजेपी के, वो ज़्यादा मुखर हैं, इसलिए इसे एक जातिगत रंग भी दे दिया गया है। और बहुत सारे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, जैसे आप बगल में मनेर के भाई वीरेंद्र को देख लीजिए, उन्होंने भी कहा कि तिवारी ना हो कि अगर यादव होता, अगर वो मेहता होता तो क्या ऐसा ही होता। तो जिस तरीके से बीजेपी के सामान्य जाति के नेता हमलावर हैं पुलिस के खिलाफ, तो उसको लेकर के एक जातीय रंग भी इसको दे दिया गया है। हालांकि जब शुरुआत में आम लोग इसकी खिलाफत कर रहे थे तो वो जाति के आधार पर नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के परिदृश्य में माना गया है कि वो तिवारी है, तिवारी का इनकाउंटर हो गया, इसलिए लोग घेराबंदी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार अब 2025 के चुनाव के बाद 90 के दशक में लौट रहा है। जिस तरीके से जातीय घेराबंदी हुई थी, उस तरीके की अब घेराबंदी हो रही है। देखिए 2005 के बाद जब लालू राज का अंत हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब धीरे धीरे करके ये जो जातिगत खेमेबाजी थी उससे बिहार आगे बढ़ चुका था। उसके बाद जब हाल के दिनों में जब बीजेपी के यूजीसी का जो नया नियम आया, उसको लेकर के बवाल हुआ। फिर जब सम्राट चौधरी बने, सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है बीजेपी के ही नेताओं के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं बिहार जो है वो 90 की दशक की ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हर बिहारियों के लिए चिंता की बात है और बीजेपी के नेता को समझना भी चाहिए कि ये जो घेराबंदी है, घेराबंदी वो करे, अगर उनकी इच्छा हो किसी के खिलाफ बोलने का तो करे, लेकिन उसका सांचा ऐसा लगे कि आम जनता में ये ना जाए कि जाति आधारित घेराबंदी हो रही है। ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी और बिहार के लिए भी ये मुश्किल वक्त हो सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आक्रोशित जनता ने मुझे लगता है न्याय की मांग रखी थी, लेकिन ये लगातार मुद्दा जाति के तहत घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार नेता तो पहुंच ही रहे हैं। सम्राट को किस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेता घेर रहे हैं, इस पर हमने बात कर ही ली। तो अब तो हमने बात कर ली, परिजनों की जो मांग थी वो तो बहुत जायज़ थी, लेकिन ये जातिगत रंग अब देखने को मिल रहा है। लगातार वहाँ नेता पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ इस तरीके से सम्राट को उन्हीं के पार्टी के नेता घेर रहे हैं। लेकिन बात अब इस पर भी करनी बहुत ज़रूरी है कि सम्राट को जिन्होंने चुना है, उनकी कद काठी दिल्ली में क्या बढ़ रही है,
या फिर वो कुछ अलग कहानी के तौर पे ही हम लोग देख सकते हैं? बिहार में उनकी पहुंच कितनी थी हम जानते थे, अब वो जब बिहार से दिल्ली गए राज्यसभा सांसद के तौर पे, तो क्या दिल्ली में समेटने की कोशिश है या फिर उनको कुछ और ही सौंप के बिहार को साफ करने की कोशिश है कि बीजेपी की जो भूमि है वो तंदुरुस्त दिखे? देखिए, नीतीश कुमार को दिल्ली में कैबिनेट में क्या मिलेगा? नीतीश कुमार का जो कद है वो कैबिनेट के किसी भी पद से ज़्यादा बड़ा है। नीतीश कुमार का जो कद है वो कैबिनेट मंत्री में कैबिनेट मंत्रिमंडल में मंत्री बनने लायक नहीं है, उससे वो ज़्यादा महान है। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा गए थे तो मीडिया में या एनडीए के अंदर खाने में जो चर्चा थी वो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर के एक अटकलबाजी होती रही। इसी के परिप्रेक्ष्य में उनको हटाया भी गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। अब अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो सबसे बुनियादी सवाल है कि क्या वो मंत्रिमंडल वो मंत्री पद संभालने लायक हैं? अगर वो मंत्री पद संभालने लायक हैं, स्वास्थ्य उनके अनुकूल है, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? तो स्वाभाविक है कि उन्हें मंत्री पद अगर दिया जा रहा है तो फिर क्यों दिया जा रहा है? इसमें जब वो उनको राज्यसभा में भेजा गया, जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसा माना जा रहा था कि अब वो बिहार से अधिक दिल्ली में रहेंगे, बिहार में उनकी सक्रियता कम हो जाएगी और ऐसे में जदयू का जो जनाधार है उसके बीच में बीजेपी के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। और जदयू में जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते भी हैं कि जदयू को अपने तरीके से हैंडल करते रहें, उनके लिए भी एक अच्छा स्पेस रहेगा। लेकिन हुआ उल्टा। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद दिल्ली तो लगता है कि भूल ही गए हैं, वो बिहार में बैठे हैं। पहले तो वो मुख्यमंत्री थे, उनसे आम लोगों का मिलना कठिन था। अब तो सुबह सुबह 8 बजे से आम लोग भी जाके उनसे मिल लेते हैं उनके अपने सरकारी निवास पे। वो हमेशा बिहार का दौरा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी जो पटना में एक बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की एक बैठक हुई थी, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें औपचारिक तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई थी। उसमें कहा गया था कि वो बिहार का दौरा भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की ओर से संकेत है कि वो बिहार घूमना चाहते हैं। इस परिस्थिति में उन्हें अब एक मंत्री पद देने की भी कवायद चल रही है। जदयू के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें केंद्र में जो मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें उन्हें कोई मंत्री का पद मिल जाए, ताकि उसके बहाने वो दिल्ली चले जाएं, वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएं और बिहार में उनकी जो गतिविधि है वो बहुत ही सीमित हो जाए। मंत्री बनेंगे तो उसी बहाने वो दिल्ली चले जाएंगे। तो बिहार वो छोड़े, जब वो राज्यसभा जाने के बाद नहीं छोड़े तो कम से कम अब मंत्री पद ग्रहण करने के बाद तो छोड़ दें। इसकी कवायद चल रही है। ये बीजेपी भी चाहती है और साथ ही साथ जदयू के भी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं। तो यही जिस तरीके से निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, अब एक अगर आप समझिए कि जदयू जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व वास्तव में अगर निशांत कुमार को अपने हाथ में लेना है तो उनके लिए तो एक मंत्री पद तो छोटा है। जदयू के जितने भी मंत्री हैं सारे मंत्रालय उनके हैं, सभी मंत्रियों के कार्य पे जदयू की साख जुड़ी हुई है। तो सिर्फ एक मंत्रालय थोड़ी निशांत कुमार का है, जदयू के सारे कोटे का मंत्रालय है, लेकिन उन्हें भी एक मंत्री पद दे दिया गया इसलिए ताकि वो संगठन में न जाए। तो जदयू की जो अपनी एक गुटबाजी है, जो लोग जदयू को हैंडल कर रहे हैं, जिन्हें समय समय पे मीडिया में प्रो बीजेपी एलिमेंट्स भी कहा जाता है, वो लोग ये चाहते हैं कि निशांत मंत्री बन के मंत्रालय में इंगेज रहें और अब नीतीश कुमार भी मंत्री बन जाए ताकि बिहार वो छोड़ दें बीजेपी या किसी दूसरे लोगों को राजनीति करने के लिए। बिल्कुल, तो संगठन में किनकी पकड़ होगी ये जेडीयू में बड़ा सवाल है। नीतीश को किस तरीके से साइडलाइन किया गया पहले राज्यसभा भेज के, अब क्या मंत्री में शामिल करके, मंत्रिमंडल में शामिल करके कुछ और नई कहानी लिखी जाएगी? और साथ साथ दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू हमने कहानी का देखा, किस तरीके से सम्राट को उन्हीं के पार्टी के लोग अपने बयानों से घेरने की कोशिश कर रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं। बहुत विस्तार से हमने जाना और सारी बातों पर बहुत बेबाकी से राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर ने अपनी बातें रखी। फिलहाल आपका क्या सवाल है? आप पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।